आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूं आप अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे अप्लाई करना, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में खास करके जो इंडिया के साथ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जिस जिस कंट्रियों ने करा हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएई हो गया, कोरिया, जापान, श्रीलंका, और हमारे जो पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारा साफ्टा एग्रीमेंट है, उसमें प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल से लेते हैं। उसके बदले में हम वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमारे बायर को देते हैं, और बायर को इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती या कम लग जाती है। और इंपोर्ट ड्यूटी कम लगने की वजह से एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जिससे अपना बायर, फॉरेन बायर माल खरीद सकता है, उस कंट्री के साथ अगर आप एग्रीमेंट नहीं है इंपोर्टिंग कंट्री का, से फॉर एग्जांपल यूएई है, तो यूएई का चाइना के साथ कोई भी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन इंडिया के साथ हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट बनाया है। हमारे माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट और एक अच्छी दोस्ती एस्टैब्लिश करी है। तो उसके अंतर्गत यहाँ का सामान यूएई जाएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी या तो कम लगेगी, एज पर फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो लिखा हुआ होगा वो होगा। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है फेज मैनर में बहुत सारी प्रोडक्ट्स में कम करी जाएगी, और कुछ सारी प्रोडक्ट्स में इमीडिएटली कम कर दी गई है। मतलब कि समझ लो 5% इंपोर्ट ड्यूटी है तो पहले साल 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0 कर देंगे। इस तरह से फेज मैनर में भी इंपोर्ट ड्यूटी यूएई और इंडिया ने कम करी है। तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना होता है, जिसके लिए आपको इंडियन गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया ये जो प्रोडक्ट है वो हमने इंडियन गुड से बनाई है। दोस्तों, तो मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह जीएसटी एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नई बातें सुनने के लिए, जानने के लिए, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रेनिंग लेनी हो, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट कर जीएसटी रिफंड लेना हो, एक ही नंबर आपको कॉल करना है दोस्तों, 8000028250। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी और टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com। दोस्तों, जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अंदर उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, उसको कहते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं? तो रूल्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से हमको फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट में जो ड्यूटी कंसेशन है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमें ये रूल्स ऑफ ओरिजिन समझना बहुत ही जरूरी है, और उसके हिसाब से आपका रूल्स ऑफ ओरिजिन में आपके बायर को, जनरली हम क्या सोचते हैं, हम यूएई में माल एक्सपोर्ट करेंगे तो यूएई के बायर को आपको माल देना है, तो उसके साथ साथ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी की जो वेबसाइट है trade.gov.in, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अप्लाई करके आपके बायर को देना है। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे अप्लाई करेंगे, उसमें आपको कैसे प्रूव करना होगा कि ये इंडियन ओरिजिन माल है। तो उसके लिए ओरिजिन क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहला और बड़ा क्राइटेरिया है कि वो पूरी तरह से भारत की सरजमीन से बना हुआ है। उसे कहते हैं होली ऑब्टेन्ड, मतलब कि संपूर्ण तरीके से इंडिया से बना हुआ। इसमें कुछ भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल नहीं है। यहाँ का सारा स्पेयर पार्ट, उसके सारे पुर्जे, एवरी कंपोनेंट, एवरी रॉ मटेरियल इज इंडियन। तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, आपको तुरंत ही होली ऑब्टेन में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल मैं ये शर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ यूएई को, तो शर्ट में क्या क्या लगता है? फैब्रिक लगता है, बटन लगता है, थ्रेड लगता है, और भी कुछ अगर एसेसरीज लगती है तो वो सारी लग सकती है। तो वो सारी ही शर्ट है, जो वो कॉटन है, वो कॉटन भी गुजरात का कॉटन खरीदा, फिर बटन भी गुजरात की कोई फैक्ट्री से खरीदा, थ्रेड है मतलब धागा, वो भी गुजरात की फैक्ट्री से खरीदा, या फिर इंडिया की कोई भी फैक्ट्री से खरीदा, मतलब वो पूरी तरह से इंडिया की सरजमीन से बना हुआ होता है, तब उसे होली ऑब्टेन का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया मिल जाता है। तो उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। होली ऑब्टेन में क्या करना है कि आपको एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है कि ये शर्ट है मेरा, उसमें मैंने फैब्रिक यहां से खरीदा, उसका ये परचेस बिल है, वो परचेस बिल जो मैन्युफैक्चरर से मैंने फैब्रिक परचेस किया वो इंडियन मैन्युफैक्चरर है, फिर जो बटन जिससे खरीदा वो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर है, और थ्रेड जिससे खरीदा वो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर का आप परचेस बिल देते हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताते हो, देखो मैंने शर्ट खरीदा, शर्ट को काटा, नाप लिया, फिर उसमें स्टिचिंग की, फिर बटन लगाए और धागे से मैंने स्टिच किया। तो वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्टेप का प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट शीट देनी पड़ेगी कि बटन कितने में खरीदा, कितना फैब्रिक लगा, एक शर्ट बनाने में 2.5 मीटर
फैब्रिक लगता है तो उसका क्या क्या पर यूनिट कॉस्टिंग लगा। समझ लो कि ये 250 रुपये पर यूनिट इसका पर मीटर चार्जेस है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। बटन पर 10 बटन लगते हैं तो 10 बटन, 3 रुपए का एक बटन तो 30 रुपए के बटन हो गए। धागा 4 रील लगती है तो एक रील 50 रुपए की, तो 200 रुपए का आपका धागा हो गया। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं एक शर्ट बनने में क्या क्या प्रोडक्ट लग सकते हैं। इसी तरह से आपको अपनी प्रोडक्ट का देखना है। से फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक की बॉटल है, तो प्लास्टिक की बॉटल अगर मैं मैन्युफैक्चर करके यूई एक्सपोर्ट करना चाहता हूं और मुझे होली ऑप्टेन का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। प्लास्टिक की बॉटल के लिए 2 प्रकार का प्लास्टिक बनता होगा। एक तो ये ढक्कन का प्लास्टिक अलग से उसके दाने आएंगे, उसके ग्रेन्यूल्स, और ये मेन बॉटल के ग्रेन्यूल्स और उसमें कलर, 3 ही रॉ मटेरियल लगेंगे। तो उसको सारों का परचेस बिल दूंगा। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर से या फिर इंडियन होलसेलर से मैंने परचेस करा हुआ ये प्रोडक्ट है, ये अब उसका परचेस बिल और कॉस्ट शीट बनाओगे तो होली ऑप्टेन हो जाएगा। लेकिन से फॉर एग्जांपल ये फैब्रिक है या फिर ये जो बॉटल का प्लास्टिक है मैंने इंपोर्टेड यूज किया, उस पर्टिकुलर केस में आपको डिटेल्ड कॉस्ट शीट तो देनी ही होगी, साथ साथ आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने होंगे कि उस पे इंडिया में सफिशिएंट वर्किंग और प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है। देख लीजिए मैंने यहां फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं मिलेगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कब मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। से फॉर एग्जांपल मैंने वीवो के 1000 फोन लाए, उसमें मैंने रीब्रांडिंग करी और मेरा नाम, मेरी ब्रांड चढ़ा दी। से फॉर एग्जांपल मेरी कोई भी ब्रांड चढ़ा दी, कल्ब शाह ब्रांड चढ़ा दी, तो चाइना से इंपोर्ट करे हुए फोन मैं इंडिया में रीब्रांड करके बेचता हूं, तो क्या मैंने उस चाइनीज फोन पे सफिशिएंट वर्किंग करा है, कुछ भी उसका प्रोडक्शन में फेरफार या चेंजेस करा है, नहीं किया है, तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं मिलेगा। लेकिन चाइना से मैंने इसके प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट किए, प्लास्टिक की बोतल के, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग करके उसको पिघाल के मैंने बोतल बनाई, उसको शेप दिया, उसका मैंने ढक्कन बनाया, ढक्कन पे मेरा ब्रांडिंग किया, तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा। तो इसी को कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। मोटा मोटी वो कहना क्या चाहता है कि अगर पूरा इंडिया के सारे कंपोनेंट और सारे रॉ मटेरियल, तो आप होली ऑप्टेन में सीधा सीधा आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल जाएगा। और अगर आपने इंपोर्टेड कंपोनेंट और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज करा हुआ है तो आपको उसमें पर्याप्त मात्रा में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ये प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स है वो 1 किलोग्राम 500 रुपए का इंपोर्ट किया, उसमें से मैं जो बॉटल्स बनाऊंगा वो मेरा इंपोर्ट वैल्यू मिनिमम 200 रुपया उसमें वैल्यू एडिशन होगा एक्सपोर्ट वैल्यू में। मतलब 500 रुपए का इंपोर्ट वैल्यू है मेरे रॉ मटेरियल का, उसमें मैं 40% 40% वैल्यू ऐड करूंगा, तो 5 4 जा 20, तो 200 रुपीज मेरे को वैल्यू ऐड करना पड़ेगा और मेरी एक्सपोर्ट वैल्यू मिनिमम 700 रुपीज डिवाइडेड बाय 84 या 85 जो डॉलर का रेट चल रहा है उस हिसाब से मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट के लिए रूल है होली ऑप्टेन, दूसरा रूल है प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल। मतलब वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल जहां पे उन्होंने दिखाए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स उसको समझेंगे, उसके लिए भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, लेकिन पहले हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के मेन रूल्स क्या है वो समझते हैं कि फ्रॉम द पर्पस ऑफ दिस एग्रीमेंट द प्रोडक्ट शैल बी डीम्ड टू बी एज ओरिजिनेटिंग इन अ पार्टी, मतलब कंट्री इन इंडिया, एंड शैल बी एलिजिबल फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। मतलब कि आप अपने यूएई के सेलर यूएई के इंपोर्टर को माल बेचेंगे तो यूएई में जब वो इंपोर्ट करेगा उसकी यूएई की गवर्नमेंट उसको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी। उस प्रक्रिया को कहेंगे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, मतलब नो इंपोर्ट ड्यूटी वाइल इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। अगर रिवर्स है इंपोर्ट फ्रॉम यूएई टू इंडिया है तो इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी। तो सबसे पहला होली ऑप्टेंड है, दूसरा हैज अंडरगॉन सफिशिएंट वर्किंग और प्रोडक्शन एज पर पीएसआर एनेक्सर 3B, ये एनेक्सर 3B है प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स का, ये एनेक्सर 3B है। यहां से आप देख सकते हो, देखो ये है पूरा एनेक्सर 3B, वो मैं आपको थोड़ी ही देर में उस पर आता हूं। द प्रोड्यूसर, अब दूसरा कंडीशन क्या है, द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर हैज द ऑप्शन टू यूज either of the following two methods for computing the value addition criteria in the PSR। PSR में क्या लिखा है कि आपको देखो मैं आपको बताता हूं, अपने शर्ट बटन वाला ही देखते हैं। शर्ट वाला जो देखा है तो 61 नंबर का है चैप्टर आएगा 61। तो चेंज टू हेडिंग, चेंज इन हेडिंग प्लस वैल्यू एडिशन। अब मैं चैप्टर क्या होता है, हेडिंग क्या होता है, तो देखिए दोस्तों कस्टम्स डिपार्टमेंट ने
जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसको अलग अलग सेक्शन में बांटा हुआ है। फिर हर एक सेक्शन में कुछ चैप्टर्स है, जैसे लाइव एनिमल्स है या फिर वेजिटेबल्स है, तो वेजिटेबल्स का सेक्शन 2 है, उसमें चैप्टर 6 से लेके 14 है। फिर अपने फैब्रिक वाले में आ जाते हैं, जिसका हम एग्जाम्पल समझने वाले हैं। तो टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स का सेक्शन है और उसमें अपने को चैप्टर 50 से 63 तक चैप्टर मिलेगा। तो समझ लो कि उन्होंने बोला कि आपको चेंज इन चैप्टर करना है, सीसी। अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन में लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, रूल्स ऑफ ओरिजिन में लिखा है कि वैल्यू एडिशन 40% प्लस चेंज इन चैप्टर। मतलब कि आपने कोई एक रॉ मटेरियल लिया, कोई फैब्रिक लिया, फैब्रिक का जो कॉटन का फैब्रिक लिया, वो इंपोर्टेड फैब्रिक है, चाइना से इंपोर्ट करा हुआ फैब्रिक है, उसमें से आपने शर्ट बना दिए। तो शर्ट का क्या है, चैप्टर 61 है। तो ये आपका चेंज इन चैप्टर हो गया। मतलब आपने फैब्रिक इंपोर्ट तो किया, उसमें उतना सारा वैल्यू एडिशन किया, उसमें उतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसमें उतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया ही लगाई कि वो फैब्रिक में से शर्ट बन गया। मतलब एक खासी अच्छी खासी मेहनत करी, सब्सटेंशियल वर्क किया, सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो वो आएगा चेंज इन चैप्टर, सीसी। फिर एक होता है चेंज टू हेडिंग। मतलब कि वो आपका था कॉटन ही, कॉटन का अलग अलग HSN कोड थे 5201, तो उसमें से आपने कर दिया 5202। मतलब आपने इंपोर्ट किया था फैब्रिक इस फॉर्म में 5201 वाले HSN कोड में, उसमें से आपने उसका चेंजेस कर दिया और 52 ये पीछे के जो 2 अंक है वो चेंज कर दिए। मतलब लास्ट आउट ऑफ 4 डिजिट last 2 digit of the HSN code has been changed by transformation. Not you are not changing HSN code, you are doing some transformation, you are doing some manufacturing on the imported raw material which is having 5201 HSN code, and by your transformation that product is now converted into 5202. This is called change in tariff heading. मतलब चैप्टर सेम है लेकिन उसी चैप्टर में आपने 4 डिजिट लेवल पे उसका मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोसेस करके उसको कुछ और प्रोडक्ट बना दिया। फिर होता है चेंज इन CTSH, मतलब सब हेडिंग। मतलब मैं आपको और बता देता हूं, देखिए आपकी ओरिजिनल जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट थी उसका था 520188 या फिर 90, समझो ना, 90 ज्यादा होता है। तो 5201 आपने इंपोर्ट किया फैब्रिक, उसमें से आपने इतना सारा प्रोसेसिंग किया, उतना सारा सब्सटेंशियल काम किया, उतना सारा मैन्युफैक्चरिंग किया, उतना सारा उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो 5201 90 से 60 बन गया या फिर 60 से 90 बन गया। ये इंपोर्टेड है और जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब उसको आप इस HSN कोड में एक्सपोर्ट करोगे। मतलब आप अपनी मर्जी से HSN कोड चेंज नहीं करो, लेकिन उसमें आप उतना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। एकदम सीधा सा एग्जांपल है कि आपने 52 नंबर के चैप्टर में से कॉटन इंपोर्ट किया और उसमें से शर्ट बना के एक्सपोर्ट कर दिया। ये तो एकदम सा सीसी, मतलब वो ज्यादा टफ रहेगा। लेकिन जितना समझ लो क्या चेंज करना टफ है, तो सीसी बहुत टफ है। चेंज टू हेडिंग थोड़ा कम टफ है, फिर CTSH एकदम इजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 2 लेवल पे 2 डिजिट के लेवल पे, मतलब कि फर्स्ट 2 डिजिट चेंज होने चाहिए, इसमें 3rd और 4th चेंज होने चाहिए, और इसमें 5th और 6th डिजिट का ट्रांसफॉर्मेशन HSN कोड में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, ये 5 और 6 नंबर के जब चेंज हो जाते हैं तो चेंज टू सब हेडिंग माना जाता है। तो कस्टम्स के कुछ इस तरह से हेडिंग, हम इसी एग्जांपल को पकड़ के रखेंगे कि भैया अपने को फैब्रिक, बटन और थ्रेड में से शर्ट बनाना है। अब इसकी कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, देखो यहां पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स उन्होंने बताए। 61 में क्या बताया है, चेंज टू हेडिंग। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा चेंज टू हेडिंग का क्या मतलब रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5206 है, उसमें से आपने ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, मतलब कन्वर्जन करके आप जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाओगे 5206 की जगह 07 हो जाएगा।
मतलब आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो ये आपका रूल्स ऑफ ओरिजिन फुलफिल माना जाएगा 61 नंबर के चैप्टर में। लेकिन सिर्फ स्वरूप चेंज नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज भी तो लाना है, तो आपको 40% 40% वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल 5206 की जो प्रोडक्ट है वो आपने 500 रुपीज में इंपोर्ट करी थी, तो उसका एक्सपोर्ट का एफओबी वैल्यू है मिनिमम 700 रुपीज होना चाहिए, और इंपोर्ट सीएएफ में माना जाएगा, एक्सपोर्ट एफओबी पे माना जाएगा, ऐसा रूल्स ऑफ ओरिजिन में बताया गया है। तो ये हमारे रूल्स ऑफ ओरिजिन थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। और उसका कैलकुलेशन करा कैसे जाएगा, तो एक्सपोर्ट का एफओबी वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स, मतलब जो फैब्रिक हमने इंपोर्टेड यूज किया वो अपॉन एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। से फॉर एग्जांपल हमने यहां पे ले लिया एफओबी है 700, एक्सपोर्ट का इंपोर्टेड रॉ मटेरियल का वैल्यू है 200 और एक्सपोर्ट एफओबी है 700, तो इस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यू एडिशन का परसेंटेज 40% मिनिमम होना चाहिए। तो आप कैलकुलेट करो, 500 आपने वैल्यू ऐड किया, क्योंकि आपने इंपोर्टेड खाली 200 का किया था, उसको 700 का बना दिया, तो 500 रुपया वैल्यू एड हुआ, तो 500 डिवाइडेड बाय 700 परसेंटेज इज इक्वल टू 71% वैल्यू एड हो गया। अगर आप इधर इंपोर्टेड 500 भी रखते तो कितना वैल्यू एड होता, तो 200 डिवाइडेड बाय 700%, तो 28% ही होता है, तो वो नहीं चलेगा, आपको उससे ज्यादा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। उसको हम ज्यादा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। मैंने इस तरह से एक एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है, देखो इस तरह से आपको कॉस्ट शीट देनी पड़ेगी और आपको वैल्यू एडिशन प्रूव करना पड़ेगा। देखिए मेरा यहाँ पे ये कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, तो HSN कोड ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो वो है मेरा शर्ट, फिनिश प्रोडक्ट नेम है प्लेन वाइट शर्ट, फिर उसका एफओबी है, मैं एक्सपोर्ट वैल्यू, ये पूरा कॉस्ट शीट या तो मैं फॉरेन करेंसी में बना सकता हूँ या तो फिर डॉलर में बना सकता हूँ। अगर डॉलर में बना रहा हूँ तो फिर मेरी इंडिया के जो परचेस बिल है उसको भी डॉलर के रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेटर है आप इंडियन रुपीस में ही बनाएं। तो इंडियन रुपीस में मेरा 2500 रुपीज एफओबी एक्सपोर्ट प्राइस है, उसमें मेरा इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कितना है, फैब्रिक का मेरा 400 रुपये का, मेरा ये सारे रुपीस में 400 रुपीज मेरा इंपोर्टेड रॉ मटेरियल का वैल्यू है। इंडिजीनियस रॉ मटेरियल्स मेरा 900 रुपीज का है, मतलब मेरा फैब्रिक इंपोर्टेड है लेकिन मेरा धागा और मेरे बटन वगैरह इंडियन है, इंडिजीनियस मतलब इंडियन। और उसमें मेरा लेबर और कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कितना लगा 300, ओवरहेड लगा 900। इस तरह से मेरा एफओबी का मैंने 4 भाग में बाइफर्केशन दिया, 400 प्लस 900 1300, 1300 और 300 1600 और 900 2500 रुपया मेरा एफओबी का ये बाइफर्केशन है। और ये 900 में मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट और प्रॉफिट भी आ गया। तो और वो एफओबी का कितना परसेंटेज है वो भी आपको बताना पड़ेगा। जो मेरा इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है वो 400, वो एज कंपेयर टू मेरा एफओबी 16% है, मेरा इंडियन मटेरियल 36% है। और ये फॉर्मूला मेरा लगेगा वैल्यू एडिशन का, एफओबी माइनस नॉन ओरिजिन वैल्यू मटेरियल, मतलब जो नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल है इंपोर्टेड मटेरियल उसका कितना वैल्यू है एफओबी में, तो एफओबी में उसको लेस करो तो 2100 रुपया आएगा, 2500 माइनस 400 2100 डिवाइडेड बाय एफओबी, दैट मीन्स योर वैल्यू एडिशन इज 84% विच इज more than 40%, so you are qualifying value content is more than 40%, you are eligible for preferential certificate of origin। अभी ये यहाँ पे मैंने लिखा कि मेरा इंपोर्टेड रॉ मटेरियल 400 रुपीज का, तो उसको मेरे को यहाँ पे पूरा डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ इंपोर्टेड और अनडिटरमाइंड ओरिजिन, जिसका मुझे ओरिजिन ही पता नहीं उसको भी इंपोर्टेड मान लिया जाएगा। उसका इस तरह से एक टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल में जो मैंने इनवॉइस नंबर या बिल ऑफ एंट्री नंबर डाला है वो बिल ऑफ एंट्री, अगर आपने खुद इंपोर्ट किया तो बिल ऑफ एंट्री होगी, अगर किसी और से खरीदा है तो वो आपका परचेज इनवॉइस होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा, वो मैडम आपको बताएगी अगले प्रैक्टिकल पार्ट में। तो मैंने थाईलैंड से फैब्रिक मलमल वाला प्रीमियम फैब्रिक इंपोर्ट किया था, 160 रुपया पर मीटर इंपोर्ट वैल्यू था, और एक शर्ट बनाने में मेरे को 2.5 मीटर कपड़ा लगा, तो 2.5 मीटर 160 रुपीज, तो 160 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 400 रुपीज मेरा यहाँ पे आ गया इसका
लॉक कर दीजिए। इसी तरह से मेरा इंडियन जो रॉ मटेरियल है, यहाँ पे मेरे को टोटल भी, अगर 2 इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है तो दोनों का टोटल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लिया है। अब इंडिजीनियस मेरे 2 बटन है, इंडियन 2 रॉ मटेरियल है, बटन और थ्रेड, जो मैंने इंडिया से लिया है। HSN कोड बटन का ये है, थ्रेड का ये है, इनवॉइस नंबर ये है, जिससे किसका इनवॉइस नंबर, जो सप्लायर से आपने बटन या धागा खरीदा उस सप्लायर ने जो इनवॉइस नंबर दिया ना उसका इनवॉइस नंबर। मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 2 लिया है, लेकिन आपको एक्चुअल इनवॉइस नंबर फ्रॉम द सेलर ऑफ धागा एंड बटन लिखना है। पर बटन उसने कितना रुपया पर यूनिट कितना चार्ज किया, 10 रुपीज पर बटन, 400 रुपीज पर रील। तो मेरे 10 नंबर ऑफ बटन गए, तो 10 रुपये वाले 10 बटन, तो 100 रुपया बटन का इसमें लगा, और 400 रुपया पर रील वाली मेरी 2 रील गई। इतना तो मलमल का धागा यूज किया है, मतलब 400 वाली रील होती नहीं, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के लिए ऐसे एडजस्ट किया है। तो 800 रुपीज मेरा रील का हुआ, तो 800 प्लस 100 इज इक्वल टू 900 रुपीज की मेरी रील गई। तो 900 रुपीज मेरा इंडियन रॉ मटेरियल में गया, और 900 एज कंपेयर टू FOB कितना परसेंटेज, 900 डिवाइडेड बाय 2500 इन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 36% मेरा रॉ मटेरियल इंडियन है। इसी तरह से मेरे को ये जो इधर है 61 नंबर के चैप्टर के लिए जो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स है मेरे को यहाँ से लेना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पे चेंज करना भूल गया हूँ। CTSH प्लस 3.5% गोल्ड में होता है अपना, यहाँ पे कपड़ा है तो कपड़े में कितना था प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स, यहाँ पे देख लेते हैं। वो CTH है, वो भी CTSH नहीं, चेंज टू हेडिंग, मतलब 4 अक्षरों में सिर्फ चेंज करना है, प्लस 40% वैल्यू एडिशन करना। मतलब मैंने जो मलमल का जो फैब्रिक थाईलैंड से या चाइना से इंपोर्ट किया उसमें मेरे को उसका हेडिंग तो चेंज हो ही गया, क्योंकि वो तो 52 नंबर का था, मैं एक्सपोर्ट जो कर रहा है वो 61 नंबर का शर्ट है, वो तो हो ही गया। ऊपर से चैप्टर भी चेंज हो गया, और मैंने 40% वैल्यू भी ऐड कर दिया है। तो उसी तरह से दोनों फुलफिल हो गया। और मेरे को यहाँ पे इसी कॉस्ट शीट के नीचे मेरे को पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस का स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 डालना पड़ेगा, कि कटिंग, स्टिचिंग, देन टेकिंग द मेजरमेंट्स एंड देन पैकिंग। इस तरह से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हो। फिर फिर इसी इंफॉर्मेशन को अगर आप इंडिया UAE का जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है उसी को दूसरे जो ये कॉस्ट शीट मैंने बनाई, उसी कॉस्ट शीट को इंडिया UAE फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें जो मिनिमम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के तहत इस फॉर्मेट में आपको कॉस्ट शीट बनानी है। देखिए, मिनिमम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्सपोर्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब IEC कोड, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, all the cost and prices figures are to be shown either in US dollar or national currency of the exporting party, मतलब INR, पार्टी एक्सपोर्टिंग पार्टी मतलब इंडियन करेंसी आएगा। फिर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वाइज जनरल इंफॉर्मेशन, कितनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है इस इनवॉइस में, एक ही है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड, शर्ट प्लेन वाइट, मॉडल नंबर नहीं होता शर्ट का। HSN कोड, जो भी HSN कोड था 61 था शायद, वो पूरा HSN कोड लिखेंगे। FOB वैल्यू 2500 रुपया, तो उसको मैंने पूरा इस तरह से बांटा हुआ है। फिर आपको कंपोनेंट वाइज उसकी जो कॉस्ट शीट है उन्होंने ये जो फॉर्मेट है ना इसी में मैंने यहाँ पे पूरा बना के दिया है। देखिए, इंपोर्टेड फैब्रिक 2.5 मीटर यूज हुआ, 400 रुपया पर मीटर, सॉरी 400 रुपये का टोटल फैब्रिक यूज हुआ, 160 रुपया पर मीटर, तो 160 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 400 इंपोर्टेड फैब्रिक का HSN कोड। और कहाँ से इंपोर्ट किया, मतलब उस पार्टी का नाम जिससे आपने खरीदा, चिंग चोंग लिमिटेड थाईलैंड, और कंट्री ऑफ ओरिजिन थाईलैंड। फिर इसमें टोटल वैल्यू ऑफ नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल, मतलब इसका ही जो वैल्यू है वही लिखना है, 2.5 इंटू 160 इज इक्वल टू 400, वो फिर से एक बार लिखना है नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल। फिर यहाँ पे जो आपकी जो लेबर कॉस्ट लगी थी और अदर ओवरहेड्स लगे थे और प्रॉफिट लगा था उसको आपको इस तरह से बांट के लिखना है, वो मैं आपको बता दूं। देखो, मेरा लेबर लगा था 300 का, ओवरहेड लगा था 100 का, और प्रॉफिट था मेरा 500 का। तो उसको मेरे को इस तरह से बांटना है, डिवाइड 300 रुपीज लेबर बिटवीन फैब्रिक, थ्रेड एंड बटन इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ फैब्रिक, थ्रेड एंड बटन। तो फैब्रिक, थ्रेड एंड बटन का कितना वैल्यू है, तो 400, 800 और 100 रुपया, यहाँ पे शायद लिखना भूल गए हो, 800 और 100 लिखना भूल गए हो। तो फैब्रिक, हाँ ये रहा 400, 800 और 100 रुपया है। तो 400, 800 और 100 को 100 के रेशियो में आपको 300 रुपीज़ का लेबर को बांटना है। तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ 400, 800, 100,
इन तीनों का टोटल करता है। सिंपल आपका मैथ्स है। तो 400 डिवाइडेड बाय 1300 मल्टीप्लाई बाय 300, 800 डिवाइडेड बाय 1300 मल्टीप्लाई बाय 300 जो लेबर का वैल्यू है। इसी तरह से आपको जो लेबर है उसको आपको फैब्रिक, थ्रेड और बटन में अपोर्शन करना है, वो इस तरह से आप बांट सकते हो। 92 रुपये, 184 रुपये और 23 रुपये। सेम उसी तरह से ओवरहेड को बांटना है, सेम उसी तरह से प्रॉफिट को बांटना है। तो इस तरह से आपका कॉस्ट शीट बन जाएगा। फिर कॉस्ट शीट में आपको इन कॉलम एच द एंट्री शैल बी टू इंडिकेट द कंट्री ऑफ ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ द रूल्स ऑफ ओरिजिन एज वन ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन ओरिजिन है या यूएई है? फिर आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। वैल्यू ऑफ नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ एक्स वर्क वाइज। यहाँ पे मैंने ये जो है ना वैल्यू ऑफ नॉन ओरिजिनेटिंग की जगह मेरे को ये जो आंसर है ना यहाँ पे डालना था। ऑप्शन दो दे रहे हैं आपको, या तो आप वैल्यू ऑफ नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल को एज कंपेयर टू एफओबी का परसेंटेज दिखाओ, या तो वैल्यू ऑफ ओरिजिन मटेरियल को दिखाओ। तो देखो आप 100 माइनस 60 करोगे तो बाकी 40 बचेगा, या फिर 100 माइनस 40 करोगे तो बाकी का 60 बचेगा। तो यहाँ पे मेरे को ये जो डाला था ये वैल्यू ऑफ ओरिजिनेटिंग मटेरियल है, तो मैं यहां पे डालूंगा 84%, जो भी ऊपर आंसर आया था। हाँ 84% जो मेरा आया वो वैल्यू ऑफ ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स है, क्योंकि इसमें से हमने नॉन ओरिजिनेटिंग इंपोर्टेड वो हटा दिया, तो बचा क्या? इंडियन बचा। लेबर भी इंडियन है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग भी इंडियन, प्रॉफिट भी इंडियन है। तो एफओबी में से नॉन ओरिजिनेटिंग 400 रुपये हटा दिया, तो ओरिजिन 2100 बच गया, जो एफओबी का 84% है। तो यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक करी थी वो आपको नहीं करनी है। और यहाँ पे ये जो 84% डाला है ना वो यहाँ नीचे पे डालना है वैल्यू ऑफ ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स में। अगर ये आप नॉन ओरिजिनेटिंग में डालते हो तो वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ओरिजिनेटिंग में डालते हो तो वो मिनिमम 60 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स में लिख दिया है कि वो आपका वैल्यू एडिशन मिनिमम 40% होना चाहिए। लेकिन ये केस सही पिक्चर में नहीं आता। अगर आपका शर्ट का जो फैब्रिक है वो भी इंडियन है, बटन भी इंडियन है और धागा भी इंडियन है, उसे कहेंगे होली ऑप्टेन, संपूर्ण तरीके से भारत की सर जमीन से बना हुआ प्रोडक्ट, स्वदेशी, और जो हमने एक्सपोर्ट किया है। तो यहां पे मैं इसको नीचे ला दूंगा। इसमें लिखूंगा मैं 2100 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100 इज इक्वल टू 84%, और यहां पे लिख दूंगा ऊपर नॉट एप्लीकेबल वाला चला जाएगा। अब यहां पे मैंने दिखाया देखो कि ये गोल्ड वाला एग्जांपल है, तो गोल्ड वाले की मुझे यहाँ पे लिखना था CTHS प्लस 3% वैल्यू एडिशन, लेकिन यहाँ पे है फैब्रिक, तो CTH प्लस 40%। वी हैव एडेड 15% वैल्यू, यहाँ पे हमने वी हैव एडेड 84% वैल्यू। और डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये क्या है? ज्वेलरी एक्सपोर्टर का ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डाला है। उसी तरह से आपको फैब्रिक का डालना है। फैब्रिक का क्या प्रोसेस है कि वी इंपोर्ट द फैब्रिक, we take the measurement of our client, for example, then we cut the fabric, then we stitch the fabric, then we pack the shirt. This is the manufacturing process. या फिर डिजाइनिंग भी कर सकते हो। we take a design idea, we have specialized designer who gives some idea about how to design a shirt, who is very dashing looking. तो उस तरह से आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा बताना है। ये प्रोसेस है वो गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का है, गोल्ड ज्वेलरी। और यहाँ पे आपको इस तरह से डिक्लेरेशन देना है कि जो भी ऊपर की इंफॉर्मेशन है वो सही है। और इंडिया यूएई का ये जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है उसके रिलेटेड हमने इतनी बात देखी, वो यही बात मैंने आपको वो प्रैक्टिकली शर्ट के मामले में करके दिखाई। देखिए ये ऑफिशियल यूज वाला तो हमको तो करना नहीं है, ये वाला करना है कि वैल्यू ऑफ नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स बता दो या फिर वैल्यू ऑफ ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स बता दो एज कंपेयर टू एज परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू। तो इंडिया यूएई नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल सब कुछ हो गया। ये पूरे सारे के कॉलम आपको समझा दिए। कॉस्ट ब्रेकअप देना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोनेंट, क्वांटिटी, यूनिट, सप्लायर नेम, मतलब जो इंपोर्टर हो, अगर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल तो फॉरेन एक्सपोर्टर मतलब फॉरेन, थाईलैंड के चिंगचोंग का नाम आएगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन थाईलैंड, टोटल वैल्यू ऑफ नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल, फिर आपका लेबर, अदर ओवरहेड्स और प्रॉफिट को जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज हुए उसके रेशियो में बांटना है, जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अभी होली ऑब्टेन प्रोडक्ट किसको कहेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्रीमेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट शैल बी कंसिडर्ड एज बीइंग होली ऑब्टेन्ड और प्रोड्यूस इन द टेरिटरी ऑफ अ पार्टी, प्लांट ग्रोन प्रोडक्ट
live animals, product obtained from live animals, mineral product and natural resources extracted or taken from that party soil, product obtained from hunting, ये सबका नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये भी इंडिया की ही प्रोडक्ट मानी जाएगी अगर इस तरह से हमने इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी प्रोडक्ट हमने प्राप्त करी है ना उसको ओनली ऑब्टेन मानेंगे। चाहे इंडिया के मिनरल प्रोडक्ट हो, इंडिया का प्लास्टिक हो। प्लास्टिक किससे बनता है? क्रूड में से बनता है। तो जो क्रूड आया था, क्रूड ऑयल, वो भी इंडिया की जमीन में से निकाला गया था, तो फिर वो प्लास्टिक इंडियन ओरिजिन हो जाएगा। फैब्रिक ओनली ऑब्टेन कब होगा? फैब्रिक बनता है कॉटन में से, या तो फिर ये पॉलिएस्टर बनता है। पॉलिएस्टर का भी रॉ मटेरियल पेट्रोल में से ही बनता है, मतलब क्रूड ऑयल में से बनता है। तो वो क्रूड ऑयल अगर इंडियन से निकाला हुआ है तो वो फुल्ली ऑब्टेन्ड हो गया। ठीक है। अगर प्लास्टिक की बोतल की बात करें तो प्लास्टिक के दाने वो भी मतलब पेट्रोलियम में से बनते हैं। तो अगर वो उसका जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया से निकाला तो होली ऑब्टेन्ड हो गया, वरना फिर आपको फिर इंपोर्टेड के रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट लो, उसका जो बेस मटेरियल है वो इंडिया की जमीन से, इंडिया की धरती से, इंडिया के आकाश से, इंडिया की वृक्षों से, इंडिया के ट्री से। रबर प्रोडक्ट है तो ट्री से, स्पाइसीज है तो इंडिया के पौधों से, प्लांट से बना हुआ है तो उसे ओनली ऑब्टेन्ड माना जाएगा। कॉटन का शर्ट है तो इंडिया में गुजरात में बहुत कॉटन होता है, सौराष्ट्र साइड कॉटन मिल्स बहुत सारी है। काला कपासनी फैक्ट्री हो तो वो फिर काला कपास मतलब कपासिया जो गुजरात की जमीन पे से बना हुआ है तो फिर उसको ओनली ऑब्टेन कहेंगे, क्योंकि उसका फैब्रिक ही जिस रॉ मटेरियल से बनता है वो इंडिया की जमीन में से निकला हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया के यूज करे हुए। प्रोडक्ट फ्रॉम सी फिशिंग और मरीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट अदर देन प्रोडक्ट्स ऑफ सी फिशिंग एंड अदर मटेरियल्स टेकन और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी बेड और द सबसॉइल ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वेस्ट और स्क्रैप रिजल्टिंग फ्रॉम कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कंडक्टेड इन द टेरिटरी ऑफ द पार्टी fit only for disposal or recovery of raw materials product produced in the territory of that party exclusively from product referred to in sub para A to H। जो A to H के जो प्रोसेस उसमें से ही आपने कुछ करके नया प्रोडक्ट बनाया तो भी वो इंडिया का ही माना जाएगा। डी मिनिमस, अब इतना डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन अभी हमारा रूल्स ऑफ ओरिजिन का इतना ही। हाँ, और ये खास समझना है कि मिनिमम और इनसफिशिएंट ऑपरेशन को आप रूल्स ऑफ ओरिजिन का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले बताया कि चाइना से वीवो का फोन इंपोर्ट किया, उसमें आपका नंबर आपका लेबलिंग करा के आपने यूई में एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या आ गया? चेंज ऑफ पैकेजिंग और ब्रेकिंग ऑफ एन असेंबली ऑफ पैकेजिंग। तो क्या वो इंडियन ओरिजिन में कोई सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग हुई? सब्सटेंशियल कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? कोई आपने मेहनत लगाई? नहीं लगाई। तो क्या ऐसा मोबाइल आप यूएई में भेजोगे तो क्या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी या जीरो लगेगी? वो बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप समझ लो ले भी लेते हो तो इंडिया और यूएई के अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो रिश्ते दो देशों के खराब होते हैं ऐसी चीजों की वजह से। तो ऐसा कृपया ना करें। कोई प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट की, इसको सिर्फ वॉश कर दिया, क्लीन कर दिया, उसका डस्ट निकाल दिया, तो क्या फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर फॉर टेक्सटाइल अटैचिंग एसेसरी आर्टिकल सच एज स्ट्रैप्स, बैंड, बीड्स, कॉर्ड, रिंग लगा दी। मैंने शर्ट इंपोर्ट किया और उसका बटन नहीं लगे थे चाइना से, लेकिन बटन यहाँ पे आके लगा दे, स्ट्रैप लगा दी, आईलेट्स लगा दी, या फिर यहाँ पे आके इस्त्री कर ली, मतलब आयरनिंग कर दिया, या प्रेसिंग ऑफ टेक्सटाइल कर दिया तो नहीं मिलेगा बेनिफिट। या फिर बीड्स लगा दिए, कोई मोती के दाने लगा दिए, बैंड लगा दिया तो भी नहीं मिलेगा। सिंपल पेंटिंग एंड पॉलिशिंग कर दिया किसी प्रोडक्ट को, इंपोर्टेड प्रोडक्ट को, फिर आप यूएई भेज रहे हो या ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो, तो क्या मिलेगा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट? नहीं मिलेगा। हस्किंग, ऑपरेशन टू कलर शुगर, पीलिंग, शार्पनिंग, सिंपल ग्राइंडिंग और सिंपल कटिंग से भी बेनिफिट नहीं मिलता। सिंपल ऑपरेशन सच एज रिमूवल ऑफ डस्ट, शिफ्टिंग, स्क्रीनिंग, शॉर्टिंग। फिर सिंपल प्लेसिंग इन बॉटल्स, कैन, फ्लास्क, मतलब आपने बड़े बड़े क्वांटिटी में इंपोर्ट करवाया, फिर उसको छोटी क्वांटिटी में छोटे छोटे पैकेज करके लीटर के या 250 मिलीलीटर के आपने पैकेज करके बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया तो नहीं मिलेगा। फिक्सिंग और प्रिंटिंग मार्क्स, सिंपली मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल असेंबली ऑफ पार्ट्स, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स तो नहीं करेंगे। सिंपल असेंबली मतलब आपने कोई नॉकडाउन कंडीशन में या सेमी नॉकडाउन कंडीशन में साइकिल इंपोर्ट करी, यहाँ पे आके उसके सारे पुर्जे इंपोर्ट किए, फिर साइकिल को असेंबल कर दिया, फिर बेच दिया यूएई, तो क्या वो इंडियन साइकिल मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी ना दोस्तों। उसके लिए साइकिल के आपको असेंबली होगी तो सिंपल असेंबली नहीं चलेगी, थोड़ी डिफिकल्ट असेंबली जो टेक्निकली डिफिकल्ट है उसे असेंबली को शायद मैन्युफैक्चरिंग वो लोग मान ले।
तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, और हम और भी बातें करते हैं। और अगर समझ लो कि आपने किसी ट्रेडर से रॉ मटेरियल खरीदा है और उस रॉ मटेरियल को बना के आपने कोई प्रोड्यूस गुड्स बनाया है, जैसे मैंने ये बटन है वो कोई मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदे, होलसेलर से खरीदा है, हमारा जो कालूपुर के आगे मार्केट है वहाँ पे, तो उस ट्रेडर से मैं ये लिखवा दूंगा कि भैया ये जो भी रॉ मटेरियल, जो भी मैंने बटन बेचे वो इंडियन ओरिजिन का बटन है। इस तरह से मैं डिक्लेरेशन ले लूंगा। ट्रेडर से भी ले सकता हूँ, या फिर मैं बटन मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बटन खरीद रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरर डिक्लेरेशन मैं लूंगा। या तो फिर ऐसा हो सकता है इस प्रोडक्ट के लिए मैं मैन्युफैक्चरर हूं ही नहीं, पूरा का पूरा शर्ट मैंने किसी कंपनी से खरीदा जो शर्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो मैं उससे उसके लेटर हेड पे लिखवा दूंगा कि भैया तू लिख के दे कि ये जो भी जो शर्ट तूने बनाया है वो इंडियन रॉ मटेरियल से और इंडियन फैब्रिक, इंडियन मतलब रूल्स ऑफ ओरिजिन को फुलफिल करते हुए तूने बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट शीट मैंने समझा दी, फिर ये लंबी वाली कॉस्ट शीट भी समझा दी, फिर FAQs है वो बाद में देखते हैं इंडिया यूएई ट्रेड एग्रीमेंट के। तो मैंने आपको जो समझाया वो कुछ इस तरह से है कि आपने इंपोर्ट किया फैब्रिक, फिर उसमें से शर्ट बनाया, फ्रॉम दैट फैब्रिक योर एक्सपोर्ट शर्ट एंड क्लेम बेनिफिट अंडर अ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट अंडर रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहला उसमें रूल जो मैंने बताया वो रिपीट करना चाहूंगा, CC चेंज इन चैप्टर, मतलब आपने इंपोर्ट किया फैब्रिक 52 नंबर के चैप्टर का, उसमें से शर्ट बना रहे हो जो 61 नंबर का चैप्टर है, तो पूरा चैप्टर ही चेंज हो गया। फैब्रिक को आपने उतना ट्रांसफर किया, सो मच मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट्स यू हैव टेकन, सो मच प्रोसेसिंग यू हैव डन, दैट fabric is converted into beautiful shirt which we can wear in parties, office or board meeting, etc. Then you have done a sufficient work on that, then your product is eligible if it is written in the product specific rules that 40% value addition plus CC, तो ये एलिजिबल होगा। इवन ये तो आपका इसमें भी चेंज हो जाएगा। देखिए, चेंज टू टैरिफ हेडिंग, ये क्या कहना क्या चाहता है, ये तो शर्ट फैब्रिक से शर्ट बनाएंगे तो पूरा चैप्टर ही चेंज हो जाएगा, तो हेडिंग तो चेंज हो ही जाएगा ना। लेकिन अब समझ लो कि आपने फैब्रिक किया 5208 का इंपोर्ट, उसमें से 5209 का फैब्रिक बना दिया, थोड़ा ही मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज बहुत नहीं किया, पूरा शर्ट नहीं बनाया, लेकिन फैब्रिक को ही एक प्रकार के फैब्रिक में से दूसरे प्रकार के फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया, और प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स में लिखा है कि 40% वैल्यू एडिशन प्लस CTH चेंज टू हेडिंग। ठीक है, तो ये चलेगा। फिर अगर सब हेडिंग लिखा है तो आपने इंपोर्ट किया था 520839 का, उसमें से आपने 5208 तो सेम रखा लेकिन 39 की जगह 49 कर दिए या 40 कर दिया या 90 कर दिया तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन कब, वो VA 40% प्लस ये होगा चेंज टू सब हेडिंग, मतलब ये सब हेडिंग है, उसमें चेंज करा तो भी चले जाएगा। ये सारी बातें होती है सर। आप इस PDF को अच्छे से स्टडी कीजिएगा विथ एग्जांपल। दोस्तों अब हम देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये जो मैंने बताया वो पूरा ही प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। तो इंडिया के किस किस कंट्रीज के साथ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, आप गूगल में लिखिए लिस्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद इंडिया, तो इंडिया के कुछ इस कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट है, और वो आप trade.gov.in में जब अप्लाई करेंगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से एग्रीमेंट है और कौन सी कंट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है, फिर हमारा UAE के साथ है, श्रीलंका, साउथ कोरिया, फिर अपना बहुत सारी कंट्रीज है, चिली के भी साथ भी है, मॉरिशस के साथ भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और साफ्टा एग्रीमेंट है जो हमारे लैंड बॉर्डर से जुड़ी हुई कंट्री है। श्रीलंका तो साफ्टा में भी है और श्रीलंका के साथ एक अलग से भी सेपरेट फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है। तो दोस्तों ये सारी बातें जानने के लिए और ये सारी चीजों को समझने के लिए दोस्तों कॉल कीजिए ना 800000282250। कल शाह GST एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो, पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो, इनकम टैक्स का प्लानिंग करना हो, क्योंकि इनकम टैक्स
टैक्स रिटर्न भरते समय प्लानिंग नहीं होता। इनकम टैक्स के अंदर जो आपको एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं वो पूरे साल के दौरान दिखाने होते हैं। कोई बंदा ऐसा बोलता है कि मेरा प्रॉफिट 50 लाख आ रहा है, उसको कम करके 2 साल के बाद, उसको अगर आपको कम भी करना है, प्लानिंग करना है, तो अगर आपको किसी को सैलरी देनी है, आपको एम्प्लॉय रखना है, तो सैलरी थ्रू आउट द ईयर दी जाती है, न कि साल के एंड में। तो इस प्रकार की इनकम टैक्स की बेहतरीन से बेहतरीन प्लानिंग करनी हो, एक एक रुपए आपका पाई टैक्स का बचाना हो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, विद इन द लॉ, एक भी रुपए की टैक्स की चोरी, कर चोरी किए बिना हम आपको सहायता करेंगे। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर। चाहे आरओसी कंप्लायंस हो, एमसीए का नया कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना हो, अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो तो स्टार्टअप को एफडीआई आती है, वेंचर कैपिटल आता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट लाना हो, आपको वैल्यूएशन करना हो, तो एक ही नाम है दोस्तों, legalsahayata.com। छोड़िए लीगल चिंता ना, अपनाइए ना आपका अपना लीगल साथी। बी वरी फ्री, बी टेंशन फ्री, एंड वी आर here to take care of all your legal compliances or your tax savings or all your export import related compliances. Now in the second part of the video we are going to see how to practically apply these rules of origin and how to practically apply a certificate of origin on trade.gov.in.